ये स्टोरी हमें असद साहब ने हैदराबाद लतीफ़ाबाद से शेयर की है। ये बताते हैं कि 1975-76 में इनकी जो फैमिली थी, यानी जितने भी घर वाले थे, सारे के सारे अपनी जो भी ज़मीनें थीं या जो भी हैदराबाद के अंदर प्रॉपर्टी मौजूद थी, उस सब को बेचने के बाद कराची के अंदर शिफ्ट हो गए थे। ये बताते हैं कि उस दौर में जब हम लोग हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुए थे, तो मेरा ख्याल है कि मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था। और उस दौर में, यानी अब से तकरीबन 50 साल पहले, ये जो एजुकेशन थी ये बहुत ज़्यादा तसव्वुर की जाती थी। अब जैसे ही मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो जो मेरे घर वाले थे, ख़ास तौर पे जो मेरे फादर थे, उनका ये ख्याल था कि अब टाइम आ चुका है कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब तलाश करनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ कि उनके कहने के बाद जब मैंने कराची शहर के अंदर जॉब तलाश करना शुरू की, तो बिला आखिर एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी। उस कंपनी का जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट था, जिसे आप कंप्लेन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिल गई। अच्छी बात यह थी कि जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो देखते ही देखते मेरे बहुत सारे दोस्त बनना शुरू हो चुके थे। और उन दोस्तों में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अफ़ान था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर खुदादाद सलाहियतें मौजूद थीं। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जो शख्स था वो बहुत ज़्यादा मिलनसार था। अब जब आप रोज़ाना अपने घर से ज़्यादा ऑफिस के अंदर टाइम गुजारा करते हैं, तो आपके लिए जो ऑफ़िस वाले हैं या ऑफ़िस के जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वैसे ही मेरा जो दोस्त था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका था। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद अल्लाह ताला ने मुझ पे करम कर दिया है। खैर, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, यानी कुछ साल गुजर गए, तो इस दौरानिए में मेरी और मेरे दोस्त अफ़ान की जो दोस्ती थी वो बेइंतहा परवान चढ़ चुकी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके थे। हम लोगों का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। और कभी भी हमारे घर में या उसके घर में कोई खुशी होती या अल्लाह ना करे कोई गम होता, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मौजूद हुआ करते थे। लेकिन ये जो प्रोफेशनलिज्म होता है ना, इसके अंदर आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो वैसे ही मैं भी और अफ़ान भी, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए और बिल आखिर जब हम लोग मैनेजरियल पोस्ट पे आए, तो हम दोनों ने अपने अपने जो इदारे थे या अपनी अपनी जो कंपनीज़ थी उनको स्विच कर लिया। अब जब हमने कंपनीज़ को स्विच किया, जाहिर सी बात है वो किसी और कंपनी में चला गया, मैं किसी और कंपनी में एक इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा था। तो अब हमें लग रहा था कि हमारा मिलना या हमारी जो दोस्ती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाएगी। और बात सच भी है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, जाहिर सी बात है उस दौर में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आम नहीं था, बल्कि ना होने के बराबर था। लोगों की जो भी एक्टिविटीज़ थी वो बाहर घूमने फिरने में, दोस्तों में बैठने में, या फिर इसी तरह बहुत सारे कामों में अंजाम पाती थीं। खैर, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा जो दोस्त है वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुझसे न सिर्फ दूर हो रहा है, बल्कि अब लगने लगा था जैसे हमारी दोस्ती एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आपकी शादियाँ हो जाती हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, आपकी लाइफ बिजी हो जाती है, तो आप निस्बतन अपने पुराने दोस्तों से शादी से पहले की निस्बत बहुत कम मिला करते हैं। मुझे अपने इस दोस्त के खोने की या इससे दूर होने की बहुत ज़्यादा परवाह थी। तो मैंने अपने ऑफिस से कुछ छुट्टियां लीं और इसी दौरानिए में अपने दोस्त अफ़ान को भी राज़ी किया कि वो भी अपनी कंपनी से या अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां ले ले। अब हम लोगों ने प्लान किया कि ये जो छुट्टियां हैं, जो कि 7 या 8 छुट्टियां थीं, इन छुट्टियों में हम अपनी किसी भी गाड़ी में, या तो मेरी गाड़ी में या फिर उसकी गाड़ी में, एक लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे। और वैसे भी हमारा एक तीसरा दोस्त था जो कि रोहड़ी का रहने वाला था, उसकी शादी बहुत ही करीब आ रही थी। तो हमने जो अपनी छुट्टियां थीं वो कुछ इस तरह से प्लान की कि जब हमें छुट्टियां मिलें तो उसकी शादी जो कि रूढ़ी के अंदर थी, वहाँ पे जाके हम उसके अंदर शिरकत कर सकें। हमारा प्लान ये था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब के बाद या फिर 9 बजे तक कराची से रूढ़ी के लिए रवाना होंगे। और उस दौर में अगर आप कराची से रूढ़ी या सक्कर का सफ़र करें तो मेरा ख्याल है कि 9 साढ़े 9 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे में आप सक्कर बआसानी पहुँच सकते थे। एज़ पर प्लान जो भी हमारा सामान था वो सारा का सारा हमने इकट्ठा किया। जो भी रास्ते की चीज़ें थीं या जो कुछ खाने पीने का सामान था वो सब भी अंदर डाला, और अल्लाह का नाम लेके रात के तकरीबन 10:30-11 बजे हम कराची से रोहड़ी के लिए रवाना हुए। अब आम तौर पे जब भी हम सफ़र किया करते थे, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मेरे वालिदैन की तरबियत थी कि जब भी आप सफ़र करें
तो किसी फ़कीर को या किसी भी ऐसे शख्स को कुछ ना कुछ खिला दें या कुछ ना कुछ सदका ज़रूर कर दिया करें। तो मेरे जहन में भी एक बोझ मौजूद था और मेरा ख्याल था कि रास्ते में इतनी रात में अल्लाह करे कोई फ़कीर मिल जाए तो मैं उसको कुछ खाने पीने का दे दूँगा या फिर कुछ ना कुछ पैसे उसके हाथ में रख दूँगा। जब हम लोग कराची से यानी हाईवे से रवाना हुए और जैसे ही हमने ये जो कराची का टूल प्लाज़ा था इसको क्रॉस किया तो इत्तफाक से इस पूरे रास्ते में अभी तक हमें कोई भी फ़कीर नज़र नहीं आया था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे जो मेरी फ़िक्र थी वो बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो मुकम्मल तौर पे मेरी फ़िक्र से या इन तमाम बातों से आज़ाद था। वो निस्बतन एक अलग दिमाग का आदमी था और मेरा ख्याल है कि उसके लिए सदका और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा अहम नहीं थीं। बहरहाल मैंने उसको कभी भी इस तरह की चीज़ें करते हुए कभी भी नहीं देखा था। अब जैसे जैसे हम लोग हैदराबाद की तरफ बढ़ रहे थे, आप कह सकते हैं कि कराची को पार किए हुए हमें 1 घंटा गुजर चुका था और हम लोग मिडिल में थे कि हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हैदराबाद पहुंच जाएं। तो मैंने देखा कि मेरी जो गाड़ी की लाइट्स हैं उन लाइट्स की रोशनी में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सामने जहाँ पे वो हाईवे वाला रोड चल रहा है कोई ना कोई बैठा हुआ है और वो भी कुछ इस तरीके से मिडिल ऑफ द रोड बैठा हुआ है कि जैसे ये रोड उसने ख़रीद लिया हो। अब जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा और मेरी गाड़ियों की लाइट्स एग्जैक्टली उस शख्स के ऊपर पड़ी तो उसके कपड़े से या उसके हुलिये से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़कीर है या फिर कोई मांगने वाला है जो एग्जैक्टली रोड के दरमियान बैठा हुआ है। अब मैंने उस फ़कीर को जब देखा तो मेरे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है मुझे फ़कीर नज़र आ गया। अब मैं बासानी इसको सदका दे के या कुछ खाना वगैरह दे के आगे बढ़ जाऊंगा। ये जो फ़कीर था इसका जो हुलिया था वो यकीनन फ़कीरों वाला था, लेकिन अगर आप उसके चेहरे की या उसके चेहरे पे जो तासुरात हैं उनकी बात करें तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेहरा है वो बहुत ही नौरानी चेहरा है। उसके चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत सी दाढ़ी मौजूद थी और ऐसा लग रहा था जैसे बेतहाशा नूर उसके चेहरे पे न सिर्फ मौजूद है बल्कि एक प्यारी सी बहुत ही धीमी सी मुस्कुराहट उस नूर को मज़ीद बढ़ा रही थी। अब जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा और मैंने उस बाबा की तरफ बढ़ना शुरू किया तो पीछे जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था वो कहने लगा, यार अजीब पागल है तू, देख रहा है कि एक आदमी रोड पे बैठा हुआ है, रात के इस पहर का टाइम है, अभी उसके पास जाना या उससे बात करना ख़तरे से खाली नहीं है। मैंने उसको कहा कि यार तू गाड़ी के अंदर बैठा रहे, मैं बस 2 मिनट में इसको डील करके आता हूँ। अब जैसे ही मैंने गाड़ी का गेट खोला और खोलने के बाद मैं सीधा उस फ़कीर की तरफ बढ़ने लगा तो जैसे ही मैं उस फ़कीर के बिल्कुल क़रीब आया तो मैंने उसको सबसे पहले सलाम किया। अब जैसे ही मैंने उसको सलाम किया तो वो जो भी दरवेश था वो एकदम से मुस्कुराने लगा। अब जब वो मुस्कुराने लगा तो मैंने बेसाख्ता उससे बोला, बाबा जान आप खाना खाएंगे? मेरे पास खाना मौजूद है, अगर आपको खाना खाना है तो मैं आपको निकाल के यहीं पे दे देता हूँ। तो ये सुनने के बाद वो जो भी फ़कीर था वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मैंने अपनी जेब से 5 या 10 रुपए का नोट निकाला। अगर आप उस दौर की बात करें तो 5 या 10 रुपए का जो नोट था वो बहुत अहमियत का हामिल था और मैंने उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि बाबा जब सुबह आपको भूख लगे तो आप नाश्ता कर लेना। अब ये सुनने के बाद एकदम से वो जो भी फ़कीर था उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, वो पैसे मेरे हाथ से लिए और एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते खड़ा होने लगा। जैसे ही ये फ़कीर खड़ा हुआ तो खड़ा होने के बाद इसने मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था मैं बहुत ज़्यादा हैरान था और मैं सोच रहा था कि बिलाखिर ये वहाँ पे क्यों जा रहा है। अजीब बात यह थी कि इस फ़कीर के हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे एक तरफ तस्बीह मौजूद है जबकि दूसरे हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोयले मौजूद हैं। जैसे ही ये फ़कीर मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने आया तो जहाँ पे मेरी गाड़ी का बोनट था जो कि सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, इसने कोयले से उस बोनट के ऊपर कुछ लिखना शुरू कर दिया। पहले मुझे लग रहा था जैसे जो फ़कीर है ये बोनट से मेरी गाड़ी पे कुछ लिख रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गाड़ी के ऊपर वो निशानात बना रहा है। अंदर से जो मेरा दोस्त था वो मुसलसल गुस्सा कर रहा था। वो कह रहा था, यार तू पागल हो चुका है, एक फ़कीर तेरी गाड़ी का जनाजा निकाल रहा है, तेरी गाड़ी पे कोयले से लिख रहा है और तू है कि कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा।
मैंने मुकम्मल तौर पे ये जो कुछ फ़कीर ने किया था इसको देखा, और इसके करने के बाद मैंने इस बाबा से पूछा कि बाबा, आपने मेरी गाड़ी के साथ ये क्या किया है। अब जब मैंने उस बाबा से ये सवाल किया तो बजाय इसके वो बाबा जवाब देता, वो मुस्कुराने लगा और गाड़ी के बोनट की तरफ इशारा करने लगा। जब मैंने गाड़ी के बोनट की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसने एक अजीब सी लकीर मारी हुई है। ये लकीर आगे जाके मज़ीद 2 लकीरों में तकसीम हो रही है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो फ़कीर है ये बताना क्या चाहता है, या आखिर ये क्या चीज़ है जो मुझे समझाना चाह रहा है। इसी दौरानिए में जब मैं उस फ़कीर के मुंह के ऊपर या उसके लबों पे गौर कर रहा था और मैं मुंतज़िर था जैसे वो कुछ बोलने वाला है, तो एकदम से उस फ़कीर ने कहा कि बेटा, जब रास्ते 2 होने लगें तो अपने आप को संभालना और रुक रुक के आगे बढ़ना। ये कहने के बाद वो जो फ़कीर था वो दोबारा से मुस्कुराने लगा और उसने चलने का इशारा किया, यानी कि जैसे वो मुझे कहना चाह रहा हो कि अब तुम अपने रास्ते चलते चले जाओ। खैर, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं वापस गाड़ी के अंदर आके बैठा, जबकि मेरा जो दोस्त था वो मुसलसल उस फ़कीर के ऊपर गुस्सा कर रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं मुकम्मल तौर पे एक अजीब से शहर में, एक अजीब से माहौल में, या आप कह सकते हैं कि एक अजीब सी कैफियत में न सिर्फ खो गया था, बल्कि मैं मुसलसल सोच रहा था कि इस फ़कीर ने ये जो भी निशान बनाया है, या जो भी उसके अल्फाज थे कि जब रास्ते 2 हो जाएं तो रुक रुक के संभल संभल के आगे बढ़ना, बिला आखिर ये कहना क्या चाहता था। खैर, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद मैं पूरे रास्ते जब तक कि हैदराबाद क्रॉस नहीं हुआ मुसलसल उस फ़कीर के बारे में या उसकी बातों के बारे में सोचता चला गया। खैर, जब हैदराबाद क्रॉस किया तो उसके बाद एक जगह आई, वहाँ पे हम लोग उतरे, और वहाँ उतरने के बाद जैसे कि आम तौर पे लोग थोड़ा सा रेस्ट किया करते हैं, हम लोगों ने भी रेस्ट किया। वहाँ पे चाय पराठा वगैरह खाया, या जो भी खाना वगैरह था वो खाने के बाद दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रानीपुर से कुछ आगे मौजूद था, और जैसे ही मैं रानीपुर से कुछ आगे की तरफ आया तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि सामने की तरफ ये जो रास्ता है वो मज़ीद 2 रास्तों में तकसीम होना शुरू हो चुका है। यानी ये जो सीधा सीधा रास्ता था, अब इससे एक रास्ता लेफ़्ट साइड पे, एक रास्ता राइट साइड पे जा रहा था। अब जैसे ही मैंने इस रास्ते पे गौर किया तो अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में उस फ़कीर की जो बात थी कि बेटा, जब रास्ते अलग अलग हो जाएं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आगे बढ़ना, ये एकदम से मेरे जहन में, मेरे दिमाग में क्लिक की। और अल्लाह जाने मैंने ना चाहते हुए या चाहते हुए अपनी गाड़ी को न सिर्फ स्लो किया, बल्कि जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को स्लो किया और साइड में लगाया तो उसके तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 या 25 सेकंड के बाद मेरे सामने सामने एक बहुत बड़ा सा ट्रॉलर था। ऐसा लगा जैसे उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। देखते ही देखते ये जो ट्रॉलर था इसने हमारी गाड़ी को क्रॉस किया, और हमें क्रॉस करने के बाद हमसे आगे जो 2-3 गाड़ियाँ या कारें गुजर रही थी उनको रोनता हुआ एकदम से दीवार के साथ जाके टकराया। ये जो भी मंजर था ये हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा था, और मुझे एकदम के लिए शौक लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। मेरा दोस्त भी हैरान था कि यार, तूने चलते चलते एकदम से गाड़ी को क्यों रोका है। और सच्ची बात यह कि उस वक्त उस जगह अगर मैं गाड़ी को स्लो ना करता और अपनी गाड़ी को साइड की तरफ ना लेके जाता तो अल्लाह ना करे ये जो ट्रॉलर था जिसके ब्रेक फेल हुए थे, ये हमारी गाड़ी समेत जितनी भी गाड़ियाँ थीं उन तमाम गाड़ियों को रोनता हुआ आगे बढ़ जाता। अब मुझे एकदम से याद आ गया था कि वो फ़कीर जो कि अभी रास्ते में मुझे मिला था, उसने जो अल्फाज कहे थे कि जहाँ पे भी रास्ते 2 रास्तों में तकसीम हो जाएं तो रुक रुक के संभल के मज़ीद आगे बढ़ना। अब मेरे दोस्त को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो भी फ़कीर रास्ते में मिला था, जिससे मैंने बहुत लीनियंसी से, बहुत प्यार से बातचीत की थी, बिलाखिर ये उसका ही नतीजा था कि उसकी दुआ से या उसके बताने से हम इतने बड़े हादसे से न सिर्फ बच चुके थे, बल्कि हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम था। अब जैसे तैसे करके इन हालात में या इस खौफनाक हादसे के साथ जब हम रोड़ी में पहुँचे तो मुसलसल रोड़ी में भी मेरे जहन से वो जो भी फ़कीर था उसका चेहरा या उसकी बातें नहीं निकल पाईं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने रोड़ी के अंदर 2 या 3 दिन का टाइम स्पेंड किया, और वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे
तो मैंने जानबूझ के उस रास्ते में या उस जगह जहाँ पे वो फ़कीर हमें नज़र आया था, वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया, यानी यू टर्न से गाड़ी को घुमाने के बाद दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक अजीब सी कोशिश थी, एक अजीब पागलपन था जो मैं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी कोई हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। लेकिन आप यकीन करें कि तकरीबन 45 से 50 मिनट तक मुसलसल मैं अपनी गाड़ी को लेके आगे बढ़ता रहा, लेकिन ना ही मुझे वो फ़कीर नज़र आया और ना ही उसकी कोई निशानी नज़र आई। खैर, जैसे तैसे करके जब हम लोग वापस अपने अपने घरों में गए और 2-4 दिन बाद या 6 दिन बाद जब मैंने इस वाक़े का जो भी जिक्र था अपने अब्बू से किया, तो अब्बू का तो यही ख्याल था कि जो भी शख्स तुम्हें रास्ते में नज़र आया था ये यकीनन फ़कीर के रूप में अल्लाह का कोई ना कोई वली था, या फिर हो सकता है कि अल्लाह का कोई फ़रिश्ता था। क्योंकि कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला को आपको बचाना होता है तो वो उसके असबाब पैदा करता है। मेरा भी ये ख्याल था कि वो शख्स, वो फ़कीर जो मुझे रास्ते में मिला था, जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक पुरस्रार फ़कीर था, वो सरासर हमारी मदद थी जो कि अल्लाह की तरफ से हमारे पास एक ज़रिए से पहुंच पाई थी। इस वाक़ये के बाद जबकि हम लोग बच चुके थे, मेरा जो दोस्त था जो कि उस फ़कीर को भगाने की या उस पर गुस्सा करने की कोशिश कर रहा था, उसने भी उसके बाद से तौबा कर ली थी कि किसी भी सूरत, किसी भी वजह से या किसी भी माहौल में किसी भी मांगने वाले को ना ही कभी डांटना है, ना ही उसको कभी बुरा भला कहना है और ना ही उसकी दिल आज़ारी करनी है। हालांकि इस वाक़े को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी जब भी हम इस वाक़े को याद करते हैं तो एकदम से मेरे जहन में उस फ़कीर की जो सूरत है वो ना सिर्फ घूमना शुरू हो जाती है, बल्कि अक्सर ऐसा लगता है कि आज भी वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ बहानों से मेरी मदद के लिए मुझे गाइड किया करता है।